26 260 आएगा। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बनेंगे उसका गुणनफल 260 आएगा कि नहीं आएगा, समझे कि नहीं समझे। या फिर आप चाह रहे हो नहीं मैं तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बनाना चाहता हूं तो बना लो, 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी तो 1 बनेगा 25 बनेगा। 1 तो इंटू में कुछ नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 25 25, फिर 9 का मल्टीप्लाई इसमें 9 इंटू 25 225। देखो भैया ये 4 फैक्टर बन के तैयार है परफेक्ट स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। बताओ 4 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकल आया कि नहीं निकल आया। या फिर इनका योग कर लो आप, 1 + 25 + 9 + 2 25 260 ही आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। इतनी बात सभी लोग क्लियर है, इतनी बात सभी लोगों को है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें किसी को। तो टोटल कितना आएगा 260। क्लियर है। तो योग आएगा 260 और गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 4। तो समझ गया आप पूर्ण वर्ग। अब मैं प्राइम फैक्टर पे आ जाता हूँ, लास्ट वाला पार्ट हमारा है ना प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर बहुत इजी यार, कुछ नहीं करना होता प्राइम फैक्टर में। रुको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको है ना। प्राइम फैक्टर सबसे इजी है जो ऑलरेडी आता होगा आप लोगों को है ना। लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा सभी को एक साथ है ना। प्राइम फैक्टर जैसे 12 की बात करें तो 12 को क्या लिखेंगे 2 की स्क्वायर इंटू 3 आएगा कि नहीं आएगा। प्राइम फैक्टर में आपको सिर्फ पावर का सम करना है, घात का क्या करना है योग, घात का योग। तो घात 2 और 1 2 + 1 कितने आएंगे 3। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है इसको निकालने के लिए 2 और 1 कितना आएगा 3 है ना। 2 और 1 कितना आएगा 3 है ना। ऐसे पावर सम, बस ऐसे तोड़ने के बाद पावर का सम। जैसे 36 है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, घातों को जोड़ना है 2 + 2। अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे 4। बोलो समझे कि नहीं समझे। सिर्फ घातों को जोड़ना है, ऐसे तोड़ के घातों को जोड़ना है, समझ आई बात। यानी कि 2 × 2 × 3 × 3 यानी कि टोटल 2 और 2 टोटल 4 अभाज्य गुणनखंड आएंगे। क्या करना है पावर का सिर्फ क्या करना है सम करना है ना। पावर का क्या करना है सम करना है ना। बस इतना सा करना और कुछ नहीं करना है, कर लोगे आप लोग है ना। अब सुनिए इसमें कंफ्यूजन क्या होता है। इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि भैया 12 के गुणनखंडों की बात करोगे तो ऐसे तो 1 2 3 6 4 और 12 ये होते हैं गुणनखंड 12 के है ना। ये 6 गुणनखंड होते हैं कि नहीं होते 12 के। अब इनमें से अभाज्य वाले गुणनखंड तो केवल 2 ही है ना, 2 और 3। बाकी तो सारे भाज्य है ना, कंपोजिट है ना। प्राइम फैक्टर तो केवल 2 और 3 2 ही है ना। तो सवाल ये उठता है कि 12 के गुणनखंड में से 12 में अभाज्य गुणनखंड कितने 12 के। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 होने चाहिए, 1 और 1 2। लेकिन इधर आंसर कितना आता है 3। तो मैं आपको बताऊं ये किस प्रकार जोड़ते हैं, ये किस प्रकार करते हैं पता है। 2 × 2 × 3 बताइए 12 है कि नहीं। ये भी अभाज्य गुणनखंड, ये भी अभाज्य गुणनखंड, ये भी अभाज्य गुणनखंड। कितने अभाज्य गुणनखंड है 3। यहां क्या होता है रिपीटेशन, समझ आई बात। तो सवाल ये है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो किताबी भाषा में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब है वो है ये। इसलिए मैं भी आपको यही बता रहा हूं, ये भी पॉसिबल है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 12 को जोड़ा। जैसे किसी ने पूछा मुझसे कि भैया प्राइम फैक्टर कितने, तो मैंने 2 × 2 × 3 लिखा और मैंने देखा, मेरा बच्चा वाला दिमाग है मेरा, छोटे बच्चे सा, तो मैंने देखा ये भी अभाज्य गुणनखंड है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, 3 आएगा। ये पावर का सम करने से आ जाएगा इसलिए 3। समझ आई बात। लेकिन मेरा दिमाग यूं भी तो चल सकता है कि 12 के टोटल गुणनखंड 6 में से अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी 2। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन हमारी किताबी दुनिया में जो इतिहास चला रहा है पिछले 10 साल से उसमें हो रहा है ये। जो पिछले 10 साल से इतिहास चला आ रहा है उसमें क्या हो रहा है ये हो रहा है। इसलिए इसी को प्रीफर करते हो और आप भी इसी को करेंगे, पावर का सम। ये भी एक क्रॉस क्वेश्चन उठ सकता है मन में, लेकिन आप क्या करेंगे पावर का सम। बाकी विस्तार से बाद में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, समझ आई बात। तो सारे 500 प्रकार आपने सीख लिए कि नहीं सीख लिए। अब थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं 5 मिनट लास्ट में है ना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ये देखो ये 5 प्रकार, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, परफेक्ट और प्राइम। समझ आई बात क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को निकालना है एक सवाल कर देता हूं लास्ट में ताकि आपके लिए थोड़ा सा समझने में इजी हो जाए है ना। जैसे 72 भैया 72 जो होता है 72 होता है 9 × 8 = 72, 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, ये होता है 72। ठीक है। इसके मैं टोटल फैक्टर निकालूंगा, संख्या निकालूंगा, इवन, ताकि आप करीब इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर लिखा ध्यान देना, और ये प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड है ना।
टोटल फैक्टर कैसे आएंगे, पावर में एक एक जोड़ ले, पावर में एक एक जोड़ ले, टोटल फैक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे। इवन फैक्टर में 3 आएगा, ऑड फैक्टर में हमेशा 1 आएगा, बाकी जो बचेगा वो इवन में, बाकी सेम रहेगा। बता चुका हूँ कई बार मैं आप लोगों को, क्यों रहेगा सारे कॉन्सेप्ट बताया मैंने, क्लियर। अब परफेक्ट स्क्वायर में क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर में 3 को खोलोगे तो 0 1 2 और 3 4 लोग होंगे, 2 को खोलोगे तो 0 1 और 2 है ना, इवन। इसमें इवन कितने, 2 लोग, और इसमें इवन कितने, 2 लोग, इसमें भी 2 लोग, इसमें भी 2 लोग, इवन है कि नहीं, इवन पावर। परफेक्ट स्क्वायर रूल क्या होता है, इवन पावर। तो इसमें भी 2 लोग हैं, इसमें भी 2 लोग हैं, है ना। तो 2 इंटू 2 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर तो 4 आ जाएंगे सीधे, है ना, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, 4 बताइए, क्लियर। और प्राइम फैक्टर में पावर का सम होता है, पावर का क्या होता है, सम। तो पावर का सम करो, 3 + 2 5 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, 5। बाकी तो ऊपर वाला तो आप कर ही लोगे, समझ गए कि नहीं समझ गए, 5 वेराइटी समझ गए। अब इनका सम निकालना है, तो सम में सीधी सी बात है यार, टोटल फैक्टर का सम निकालना है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, है ना, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात ना। अब देखिए यहाँ पर है ना, टोटल फैक्टर में तो टोटल ही आ जाएगा पूरा का पूरा, टोटल फैक्टर में तो टोटल ही आ जाएगा पूरा का पूरा। इसको सॉल्व करके जोड़ के दोनों को आपस में गुणा कर लेना, आ जाएगा आंसर। अब इवन फैक्टर में, इवन फैक्टर में क्या होगा, यहां से इवन आएगा। इवन कौन होता है, बाकी मैटर सेम रहेगा, है ना, ये समझो आप, ये मैटर सेम रहेगा, ये मैटर सेम रहेगा, है ना, ये मैटर आपका सेम रहेगा। इसमें से इवन में इवन जाएगा और ऑड में ऑड जाएगा, तो इवन, ये तीनों इवन होते हैं, तीनों इवन में जाएंगे, और ये ऑड होता है अकेला, ये ऑड में जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात को। इसको हल करेंगे तो इवन फैक्टर का योग आ जाएगा, है ना, और आप इसको सॉल्व करेंगे इसको तो ऑड फैक्टर का योग आ जाएगा, है ना। अब परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर में इवन पावर लेना होता है। चलिए इवन पावर चुराएंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 चुरा पाओगे, इवन पावर, है ना, इनटू यहां से 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2 चुराओगे कि नहीं चुराओगे, इवन पावर। इसको सॉल्व करोगे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर का सम आ जाएगा। और इसका सम यदि करना है, टोटल 5 फैक्टर है ना, 5 या फिर 72 की बात करोगे तो 72 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, तो इन सबको जोड़ना है आपको। ये टोटल 5 फैक्टर है, पांचों को जोड़ना है ना। तो बताइए 14 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। समझ गए, समराइज कर दिया हमने। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है। अब एक सवाल इसमें आता है, एक सवाल देखने को मिला है इस कहानी के ऊपर। वैसे तो ऐसा ही आएगा कि इसके इवन फैक्टर कितने, किसी भी नंबर के इवन, ऑड, प्राइम, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, ऐसी बात होगी, है ना। समझ आई बात, क्लियर, ऐसी बात होगी, ठीक है। अब इसमें यदि हम बात करें तो देखिए कहानी ऐसी, सवाल ऐसा भी एक देखने में आया। एक स्टेट लेवल के एग्जाम मैंने क्वेश्चन देखा था कि भैया एक आदमी के पास जैसे मान लेते हैं 8, एक आदमी के पास 8 और, रुको ना, 8, एक आदमी के पास 432 किताबें हैं, बुक्स हैं। यदि वह इन किताबों को बराबर बांटना चाहे, तो कितने प्रकार से बांट सकता है। 432 किताबों को यदि कोई आदमी बराबर बांटना चाहे तो कितने प्रकार से बांट सकता है, क्लियर है ना। इन हाउ मेनी वीज 432 बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बराबर बांटना है 432 किताबों को, कितने लोगों में बांटना नहीं पता। 432 किताबों को बराबर बांटना तो हो सकता है सबको एक एक दे दे, हर एक इंसान को एक एक किताब दे दे, तो बराबर जा रही कि नहीं जा रही, एक तरीका ही हो सकता है। 432 में से किताबों को बराबर बांटना चाहे तो हर एक इंसान को एक एक किताब दे दे, है ना, ये हो सकता है एक तरीका बांटने का। हर इंसान को 2-2 करके दे दे, 2-2 करके देगा, 216 लोग कवर होंगे कि नहीं होंगे बताइए। 2-2 करके देगा, 216 लोग कवर होंगे कि नहीं होंगे। तो बराबर बांटने के तरीके कितने हो सकते हैं, तो बराबर बांटने दिया तो एक एक दे दे एक एक आदमी को, तो उस केस में 432 आदमी होने चाहिए, एक तरीका ये हो जाएगा। एक आदमी को 2-2 बांट दे, उस केस में 216 आदमी होने चाहिए, एक तरीका ये हो जाएगा।
एक हर आदमी को 3-3 बांट दे। हर आदमी को यदि वो 3-3 बांटेगा, है ना, हर आदमी को यदि वो 3-3 बांटेगा, है ना, तो टोटल 144 आदमी लगेंगे। 3-3 करके टोटल 144 सेट बनेंगे। 3-3 करके बांटेगा 144 आदमी लगेंगे। तो एक तरीका 1-1 बांट दो, ये एक तरीका। 2-2 करके बांट दो, 2 16 लोग लगेंगे, दूसरा तरीका। 3-3 करके बांट दो, 144 लोग लगेंगे, ये तीसरा तरीका। 4-4 कट करके बांट दो आप। 4-4 करके यदि आप बांटोगे तो 108 आदमी लगेंगे 4-4 करके। 5 करके नहीं बांट सकते क्योंकि 5 से भागित नहीं है, 5-5 करके सेट नहीं होगा। 6-6 करके बांट सकते हो, समझ आई बात। तो ऐसे करके क्या हम गिनते रहेंगे? नहीं, जितने फैक्टर होंगे ना उतने प्रकार से। जैसे 12 किताबें हैं, 12 नहीं, चलो छोड़ो, 6 किताबें। 6 किताबों को कुल कितने प्रकार से बराबरी से बांट सकते हो? तो या तो 1-1 बांट दो 6 बार, 6 लोग लगेंगे यहाँ पे। 2-2 बांट दो, 6 किताबों को 2-2 करके बांट दो, 3 लोग लगेंगे। 6 किताबों को 3-3 करके बांट दो, 6 किताबों को 3-3 करके बांट दो, है ना, 3-3 करके बांट दो, है ना, 2 लोग लगेंगे यहाँ पे। और 6 की 6 किताबें किसी एक को दे दो, ये भी एक तरीका होगा, ध्यान रखना। किताबों को कितने प्रकार से बराबर बांटा जा सकता है। तो एक आदमी को 6 की 6 दे दी, ये भी एक काउंटिंग में आएगा। तो टोटल 4 वेज हुए कि नहीं हुए? बताइए, 4 तरीके हुए कि नहीं हुए? समझ आई बात। तो 6 किताबों को बराबरी से कितने प्रकार से बांटा जाएगा? 4 तरीकों से। 1-1 बांट दो, 2-2 बांट दो, 3-3 बांट दो, 6 की 6 एक ही को दे दी। तो भैया 6 की 6 मैंने एक ही आदमी को दे दी, तो एक ही आदमी को मैंने सारी किताबें बांट दी, तो बराबर बांटने के अंतर्गत ही वो आ जाएगा। ध्यान देना, ये चीज भी आएगी। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको अच्छे से, क्या लॉजिक है, क्यों आएगी, ये भी आएगा उसमें ना। जब बराबर बांटोगे ना, एक आदमी को सारी की सारी किताबें दे दी, तो ये भी तो एक बराबर बांटना हुआ कि नहीं हुआ? उसी आदमी को सारी की सारी आपने दे दी। समझ आई बात? क्लियर? तो देखिए टोटल कितने वेज होंगे? 4 वेज होंगे इसमें, है ना। समझ आई बात? चाहे आप इसको जस्टिफाई नहीं करें, लेकिन किताबों में जो आंसर आएगा ना उसमें 3 वेज नहीं होंगे। कितने वेज होंगे? 4 वेज होंगे किताबों में जो आंसर आएगा उसमें। क्लियर? क्योंकि एक आदमी को सारी किताब बांटना भी बराबर बांटने के अंतर्गत आएगा। टोटल वेज, उसका इंटेंशन समझो आप सवाल का, है ना। तो 4 वेज कैसे आए? 1, 2, 3 और 6, क्योंकि 6 के फैक्टर कितने होते हैं? 4। 6 के फैक्टर कितने होते हैं? 4। तो एक चीज आप समझिए, इस सवाल का उत्तर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जितने होंगे उतने ही प्रकार बनेंगे बांटने वाले। समझ आई बात? 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है। 1 इसका फैक्टर है तो 1-1 बांट दो, 2 इसका फैक्टर है 2-2 बांट दो, 3 इसका 3-3 बांट दो, 6 इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है 6-6 बांट दो। लेकिन 6 एक ही बार बटेगा। समझ आई बात? क्लियर? 4 जितने फैक्टर है उतने वेज होंगे कि नहीं होंगे बांटने के? वैसे ही 432 के जितने फैक्टर होंगे उतने वेज होंगे कि नहीं होंगे बांटने के? समझ आई बात? तो 432 के कितने फैक्टर? 432 को जब लिखोगे तो ये आएगा आपका, 1 मिनट, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, है ना। तो 27, 54, 108, 2, 16, 4, है ना, ये आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने होंगे? घात में 1-1 बढ़ा के गुणा कर लें क्या? 4, है ना। तो 5 4 ज़ा 20, बताइए 20 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। समझे कि नहीं समझे बात को? तो टोटल वेज 432 किताबों को बराबर कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? 20 प्रकार से। बोलिए समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है? यही है भैया फैक्टर। समझे बात को? एक एक चीज मैंने समझा, मैंने रटवाने की कोशिश की आपको फैक्टर आज बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से। समझ आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है? इतनी बात है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है, ओके। तो अभी देखो, मैंने नंबर सिस्टम इतने शानदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया। हमने नंबर सिस्टम, सबसे पहले नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इसमें बहुत डिस्टर्बेंस हुआ था, बीच में बफरिंग हुआ था, ये हुआ था। क्लासिफिकेशन बाद मैंने आपको भाग के नियम पढ़ाया, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के बाद मैंने आपको पढ़ाया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत शांत दशमलव, खिचड़ी जो थी उसको मैंने क्लियर किया। डिविजिबिलिटी रूल के बाद रिमाइंडर पढ़ाया, रिमाइंडर के बाद यूनिट डिजिट पढ़ाया, यूनिट डिजिट के बाद हमने क्या पढ़ा? फैक्टर्स। एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी, बहुत मेजर पार्ट है नंबर सिस्टम के। अभी नंबर सिस्टम में और भी आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, है ना। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का सहयोग देने के लिए, साथ देने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। वीडियो को रिपीट कर करके देखें। इसकी शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड की हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर शीट को डाउनलोड करें, उसको अच्छे से करें, है ना। दूसरी चीज देखिए, मैं अभी थोड़ा स्लो चला रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑनलाइन पर वर्क कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? मेरा एप्लीकेशन बन रहा है, और दूसरा डिजिटल बोर्ड पर पढ़ना चालू करेंगे बहुत अच्छे से। मतलब ऑनलाइन की दुनिया का तूफान लाने वाला हूँ मैं मैथ्स में। डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, बहुत शानदार। इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतने मजे लेकर पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा डिजिटल बोर्ड पर। बस उसी पे मेरा काम चल रहा है। अभी 7-8 10 दिन लगेंगे, इसलिए मैं थोड़ा धीमे धीमे स्लो चल रहा हूँ, है ना। क्लियर? बस 1 2 3 4 5 दिन बाद स्पीड बढ़ा दूंगा मैं बहुत अच्छे से, ना। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।